आज हम जो संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और संविधान के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी उनको भी हम नमन कर रहे हैं। ये दोनों ऐसे शख्सियत हैं, दोनों ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने देश के विकास की, देश में समाज के प्रति एक भाव भावना के किस प्रकार से हमारे देश का समाज समानता का भाव रखे, समरसता के रूप में आगे बढ़े, विकसित समाज, विकसित देश हम कैसे इस सपने को पूरा कर सकें। स्वामी विवेकानंद जी ने देश के युवाओं को आह्वान किया था कि आप सब चीजें भूल करके, सब देवी देवताओं को भी एक बार विश्राम करने दें और केवल अपना जो समाज है, खास करके गरीब समाज, इसको अपने देवी देवता के रूप में, आराध्य के रूप में, इसकी सेवा के रूप में हम लोग संकल्प लें तो निश्चित रूप से देश को आजाद होने में, देश को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता है। और जब देश आजादी की ओर आगे बढ़ रहा है तो हमारा स्वतंत्र भारत कैसा होगा, उसका क्या स्वरूप होगा, तो आखिर इसका एक नियमावली बननी चाहिए, एक संविधान बनना चाहिए। ये बात भी देश की आजादी के कोई 20-25 वर्ष पहले शुरू हो गई थी। बहुत से अग्रणी लोग जो आजादी की भूमिका में अपना योगदान कर रहे थे, चिंतक थे, चिंतनशील होने के नाते स्वाभाविक है कि अगला प्रारूप उनके सामने ये आना चाहिए। कोई भी समाज किसी दिशा के बिना आगे बढ़ता नहीं है। अगर हम प्राचीनतम समय में देखें तो हमारे संत महापुरुष, हमारी जितनी भी सांस्कृतिक ऐतिहासिक चीजें, जितनी हमारी परंपराएं, जितनी हमारी गर्व की बातें, उनको लेके आगे बढ़ते थे। राजा महाराजाओं के समय भी समाज को बहुत बड़ा स्थान दिया जाता था। उस समय गणतंत्र रूप में, चाहे छोटे छोटे गणतंत्र होते थे, तो भी जनता के साथ मिल करके चलते थे, जनता का सुख दुख हमेशा ध्यान रखते थे। ठीक है कि आज की तरह इस समय हम ये कह सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें चुनाव मुख्य रूप से आगे आता है। उस समय चुनाव तो नहीं होता होगा, लेकिन तो भी समाज के प्रति उनके मन में एक प्रेम होता था, एक भावना होती थी कर्तव्य की। रातों रात कई बार शासक निकल पड़ते थे अपने समाज की चिंता करने के लिए कि कोई व्यक्ति दुखियारा तो नहीं है। ये परंपराएं बड़ी पुरानी प्राचीन परंपराएं हैं। राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो उस समय एक घोषणा तो ये होती थी कि राजा अदंडनीय है, राजा को दंड कोई नहीं दे सकता, लेकिन राजा के पीछे खड़ा हुआ जो राजपुरोहित होता था, वो राजपुरोहित राजा के सिर पर शुतुरमुर्ग का एक पंख लेकर के और उसके सिर पर संकेत रूप में थोड़ा सा एक प्रावधान था। वो कहता था कि नहीं, राजा भले अदंडनीय हैं, लेकिन वो कहता था धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी। अर्थात यदि आप कोई गलत काम करेंगे तो धर्म यानी ये समाज का स्वरूप, ये आपको दंड दे सकता है। समाज को हमेशा आगे रखा। लेकिन वो चीजें आगे बढ़ते बढ़ते आज के युग में किसी एक लिखित यानी लिपि के अंदर एक सूचीबद्ध रूप में उसका नियमावली बननी चाहिए, तो संविधान बनाने के बाद शुरू हुई। संविधान की एक असेंबली बनी, संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको कहा, संविधान सभा। देश के कुछ ऐसे लोगों को चयनित करके, जो वहां उस समय प्रोविंशियल असेंबलीज होती थी हर प्रदेश में, जो भारत अनडिवाइडेड भारत था, उसमें ऐसी असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज में से चुन करके लोगों को भेजा जा रहा था। 246 लोगों को चुना जाना था। अब उसके अंदर सब लोग चुन करके आ रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में भी लोगों ने सोचा कि इनको भी चुन के उसमें भेजना चाहिए, क्योंकि वो समाज के एक ऐसे वर्ग से संबंध रखते थे जिसकी चिंता करना उसमें बहुत आवश्यक था। लेकिन वहां एक द्वंद्व खड़ा हो गया कुछ लोगों के बीच में और डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा में। खास करके जिन लोगों ने आगे देश में शासन को संभालना था,
उन लोगों को लगा कि डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को हम कैसे कम करें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव के लिए खड़े हुए। वहां की जो फेडरेशन थी, जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उन्होंने उनको खड़ा किया। लेकिन वहां इस प्रकार से चक्र चलाया गया कि महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सो कॉल्ड कांग्रेस, उस समय कांग्रेस के लोग, यानी एक प्रकार से देशभक्ति में भी काफी लोग आगे थे, लेकिन सत्ता के प्रति लालची भी कुछ लोग उसमें थे। मित्रों, आज कुछ ऐसे विषय भी आएंगे जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये पार्टियों के नाम लेकर के बात की जा रही है। मैं नहीं चाहता कि इसको कोई राजनीतिक रंग दे, लेकिन चूंकि देश के इतिहास की बातें हैं, और जब इतिहास ऐसा माना जाता है, इतिहासज्ञ कहते हैं कि 30 साल की पुरानी जो बातें हों वो इतिहास का हिस्सा होती है, उसके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए। फिर कोई नाम हो, कोई व्यक्ति हो, कोई दल हो, कुछ हो। राजनीतिक तब होती है जब कोई चुनावी व्यवस्था में कोई वोट मांगने की बात आए, कुछ और कराए, वो तो एक अलग विषय है, वो तो यूनिवर्सिटी के अंदर इस प्रकार के स्थान पर होना भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकता। लेकिन आज चूंकि हम देश के इतिहास की, आजादी के समय की कुछ बातें याद कर रहे हैं, तो ये नाम आएंगे और इन नामों में खुल करके चर्चा करनी चाहिए, खुल करके संवाद करना चाहिए। आज मैं यहां बोल रहा हूं, हो सकता है कल किसी और व्यक्ति को भी बोलने का यहां मौका मिले। सुनने वालों को सबको अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से हर चीज पर विचार करना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है, इस पर विचार करना चाहिए। और खास करके हम जो यहाँ विद्यार्थी इस नाते से, छात्र छात्राएं इस नाते से यहाँ हैं, इनका तो काम ही ये है, अध्ययन करना, शोध करना, क्या ठीक है क्या गलत है, हमको आगे कैसे चलना है, देश को, समाज को दिशा देने में हमारी भी एक भूमिका है, हम क्या भूमिका लेकर के चलें। बात मैं कर रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उस समय जिनको सत्ता की बहुत चाहत थी कि देश के आजाद होते ही हमको अपने आप सत्ता मिलनी चाहिए, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि नहीं, आजादी मिलने के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए और नए सिरे से राजनीतिक दल बनने चाहिए। उनमें मुख्य रूप से महात्मा गांधी जी का यह विचार था कि सत्ता के बाद कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए। लेकिन नेहरू जी का एक कहना था, उनका नहीं, सत्ता आए तो हमको राज करना चाहिए। तो जो राज करने वाले लोग थे, कैसे अपने आप को आगे रखा जाए, उन लोगों ने महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और डॉक्टर अंबेडकर जी को हरा दिया ताकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना जा सके। अब जब हार गए, लेकिन बहुत लोगों की देश भर में इच्छा थी कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही विद्वान और ऐसे का तार्किकता से भरपूर समाज के प्रति जो उनका दृष्टिकोण, इनको जरूर आना चाहिए। तो फिर बंगाल में, उस समय अनडिवाइडेड बंगाल था, तो बंगाल के जोगेंद्रनाथ मंडल जो चुनाव में जीत चुके थे बंगाल प्रोविंस से, उनका नहीं, अगर डॉक्टर अंबेडकर को अगर चुनना है, उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी बंगाल में और उन्होंने बंगाल से उनको चुनवा करके और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। परिणाम स्वरूप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो देश भर से चुन के लोग आए थे, उनके मन में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति इतनी श्रद्धा थी, उन्होंने सबने मिलकर के उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया, अध्यक्ष बनाया। कहां महाराष्ट्र की असेंबली उनको चुनाव भी नहीं जीतने दे रही और कहां देश भर के लोगों ने उनको उसको प्रेसिडेंट बनाया। तो पहले दिन से आज के जो पिछले, यानी जो 20, 30, 40 साल, 50 साल तक राज करते रहे लोग, उन्होंने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा, उस प्रकार के विषयों को, इनसे दूरी बनाए रखी। और दूरी बनाने के बाद संविधान बना। 26 नवंबर को संविधान को एक शेप दे दी गई कि इसको हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को लागू कर देंगे। एक देश के उस समय के जो भी कर्णधार थे उन्होंने तय किया और 26 जनवरी को देश हमारा गणतंत्र भी हो गया। अब देश सरकार बनी, लेकिन ये सरकार, अरे कोई नहीं भैया, जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो, हाँ जाने दो ना, अरे रुक जाओ, चलिए। तो कुल मिलाकर देश अभी चुनी हुई सरकार के द्वारा नहीं चलाया जा रहा था,
एक एडॉक मैकेनिज्म किया गया सरकार बनाने का 1947 में कि हाँ आज 15 अगस्त प्रातःकाल हम देश स्वतंत्र हो गया और एक सरकार बनाई गई। उस सरकार में पंडित नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, बाकी भी एक सब पार्टियों के मिलकर के, और उसमें मंत्री भी बने। उन मंत्रियों में श्यामबाई मुखर्जी भी मंत्री बनाए गए थे, उस समय उद्योग मंत्री थे। 1952 में पहला चुनाव की ये तारीख तय हुई कि 5 साल के बाद पहला चुनाव 1952 में होगा। अब 52 तक तो ये एक एडॉक सरकार थी, लेकिन एडॉक सरकार में एक समय ऐसा आया जो उनका कि संविधान में संशोधन करना चाहिए। देखा जाए तो नैतिक रूप से जो सरकार चुनी हुई नहीं है, केवल नॉमिनेटेड गवर्नमेंट है, उसको संविधान में संशोधन का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पहला संविधान का संशोधन आप लोगों को मालूम है कब हुआ? 1951 में। अभी देश की चुनी हुई सरकार नहीं है, लेकिन 1951 में 18 जून को यह संशोधन में यानी जो संविधान किया गया, और उसमें आर्टिकल 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 इनमें संशोधन हुआ और नए आर्टिकल 31A, 31B ये डाले गए और 9th शेड्यूल भी इसमें डाला गया, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि जिस प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच संविधान ने हमको अधिकार दिया है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई। और उसके बाद एक प्रकार से माना जाना चाहिए कि एक हमारे जो राइट्स हैं उसमें भी खास करके प्रॉपर्टी राइट्स, इनके ऊपर भी एक एनक्रोचमेंट की गई। तो ऐसा पहला संविधान संशोधन। आज जो लोग संविधान की बात करते हैं, प्रारंभ में ही मानसिकता उनकी पता लग रही है कि किस प्रकार उनकी मानसिकता थी। संविधान की चर्चा क्यों अब हो रही है, आखिर आज के कार्यक्रम के पीछे भी एक भूमिका, वो भी आपको बताता हूं। देश आजाद हुए 70 साल होने जा रहे हैं। ये जो पिछला चुनाव हुआ, तो संविधान के बारे में भोली भाली जनता के सामने देश में कुछ लोगों ने एक विचार फैलाना शुरू किया कि अब जो पार्टी आएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते थे, मोदी जी के बारे में कहते थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान को समाप्त कर देंगे या संविधान को पूरे का पूरा बदल देंगे। ये प्रचार शुरू हुआ और उस प्रचार के कारण से कुछ लोगों में भ्रम पैदा हुआ, उसका नुकसान भी हुआ। लेकिन जनता जनता है, जिधर भी सोचे जो सोचे, जनता का जो जनादेश है उसका सम्मान करना सबका काम है, यानी सम्मान किया। लेकिन बाद में जब ध्यान में आया कि इसके कारण से भोली भाली जनता को किधर घुमा दिया गया है, तो फिर तय हुआ कि नहीं, संविधान के बारे में सारी सच्चाइयां समाज को बतानी चाहिए। और 26 नवंबर जो संविधान दिवस इस नाते से, और ये संविधान दिवस भी पुरानी सरकारों ने कभी इसको नहीं बनाया, ये संविधान दिवस भी अटल जी की सरकार के समय 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान बनाया गया, बाद में देश में लागू 26 जनवरी को हुआ। तो जिस दिन संविधान दिवस मनाने की बात आई तो उस दिन इन मित्रों ने कहा कि जब 26 जनवरी को यानी गणतंत्र है इस दिन, तो संविधान दिवस की अलग से क्या आवश्यकता है। आखिर संविधान का निर्माण हुआ है, संविधान को जनता के सामने पेश किया गया है, संविधान एक फाइनल रूप ले चुका है, तो उस संविधान की जयंती क्यों नहीं मनानी चाहिए। आज हम गीता जी की जयंती मनाते हैं। हजारों साल पुराने समय में गीता का निर्माण हुआ होगा, बहुत लोगों को पता ही नहीं कि उसका किस प्रकार से प्रमाण निकला, कैसे निकला, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि अमुक दिन गीता का एक प्रकार से जनता के सामने आया विषय। गीता भी क्या है, हमारे जीवन जीने का एक सार है, एक ग्रंथ है, समाज में जीवन को कैसे जीना चाहिए। उसी को अगर मैं समरूप कहूं कि आज स्वतंत्र भारत की गीता है संविधान, तो संविधान के प्रति हर नागरिक को पता होना चाहिए, संविधान के प्रति समाज यानी हमारे मनों में एक स्थान ऊंचा बनना चाहिए। तो संविधान के प्रति जितना ज्यादा हम उसका सम्मान आदर कर सके करना चाहिए। ये अटल जी के समय शुरू हुआ, इन लोगों ने उसको उलट फैला दिया। और फैलाया क्या कि आएंगे, और ये जो कि एक नारा चल पड़ा था उस समय 400 पार। तो प्रश्न था
कि सरकार चलाने के लिए तो 273 सीटें चाहिए, मेजोरिटी 273 में आ जाएगी, 400 क्यों मांग रहे? यानी इस प्रकार का ये विषय था कि किसी विद्यार्थी से पूछा जाए कि पास होने के लिए तो 33% चाहिए, आपने अपना टारगेट 90%, 95%, 98%, 99% या 100% क्यों रखा है? क्या किसी विद्यार्थी से पूछोगे कि हमने 99% या 100% अपने अंक लेने के लिए अपना टारगेट रखा, तो क्यों रखा है? ये प्रश्न कोई प्रश्नों की श्रेणी में आ सकता है क्या? क्या आप विद्यार्थी बताइए, आ सकता है कि ये प्रश्न कि आपने 100% अंक का लक्ष्य क्यों रखा है? आपको तो पास होने के लिए 35% चाहिए या 33% चाहिए? अब ये प्रश्न इन्होंने खड़ा किया और साथ में क्या जोड़ दिया कि अगर ये 400 सीटें ले गए तो संविधान को खत्म कर देंगे। अब ये कोई प्रश्न नहीं था, बेहुदा प्रश्न। फिर भी उसके कारण से जनता का भ्रम दूर करना है तो फिर संविधान के प्रति जागरूकता, उस जागरूकता में जब ये लोगों के सामने विषय जाने लगे तो पार्लियामेंट में विषय खड़ा हो गया। और पार्लियामेंट इस बार जितने भी दिन पार्लियामेंट को चलना था 10% भी नहीं चल पाई, 90% इसी बहस के भेंट चढ़ गई। तो वहां तो भेंट चढ़ गई, लेकिन जनता को जब बताएंगे तो वहां भेंट कौन चढ़ेगा? वही चढ़ेगा जो झूठ बोलेगा। झूठ बोले काटेगा ही, काटेगा ही। तो मित्रों, इस संविधान के बारे में जो हमारे, मैं धन्यवाद करता हूं दलीप सिंह जी का, मेरा काम बहुत हल्का कर दिया इन्होंने। मैं अगर बोलता तो या बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं ये बात ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। उन्होंने प्रत्यक्ष जो अनुभव किया है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के साथ ओएसडी रहे हैं और इतने लंबे समय तक उन्होंने विधानसभा के अंदर बैठ करके, लोकसभा के अंदर बैठ करके प्रत्यक्ष उन चीजों को अनुभव किया है। कुल मिलाकर के अभी 2024 के जो संशोधन गए हुए हैं वो भी फाइनल नहीं हुए हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो 2023 तक कुल 106 संविधान के संशोधन हुए हैं, 106। और 106 में अगर गिनती की जाए तो 75 ऐसे हैं जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं। 75 प्रधानमंत्री, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इन सब के कार्यकाल में 75 हुए। केवल 22 ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। केवल 9 ऐसे हैं जिसमें से 2 मोरारजी देसाई के समय, 6 वीपी सिंह जी के समय, 1 चंद्रशेखर जी के समय। ये 9 संविधान ऐसे हैं जो 3 अन्य प्रधानमंत्रियों के समय में हुए हैं। और एक विशेषता कि जो 75 संविधान संशोधन हुए, हम लोगों को उसका विश्लेषण करना चाहिए। सब आजकल गूगल गुरु में सब बता देता है, गूगल गुरु एक एक बात संविधान की बताई जाएगी कि किस संविधान में क्या किया गया। अधिकांश इसमें ऐसे हैं जो उनको अपनी सत्ता को कैसे बचा के रखना है, कैसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाना है, कैसे हम अपने चहेते लोगों को और कंट्रोल करने के लिए उनको आगे बढ़ा सकें। 2-3 उदाहरण बताता हूं। एक संशोधन ये किया गया, वैसे तो प्रारंभ में ही था, कि चुनाव आयोग देश का 1 मेंबर आयोग होता था। दिलीप सिंह जी, अगर इस विषय में आपको पता होगा ज्यादा, 1 मेंबर आयोग था। और उस 1 मेंबर आयोग को चुनता कौन था? प्रधानमंत्री। कोई भी सरकारी कर्मचारी भी हो, अधिकारी भी हो, उनको सबको पता है कि उनको सबसे ज्यादा डर किससे होता है? जो उसको किससे होता है? सुनता नहीं है, जो उसको चुनता है, नियुक्त करता है, या जो उसको हटा सकता है। सबसे ज्यादा डर उसी से होता है कि भाई ये मेरा मास्टर है, प्लीज द मास्टर, अपने मालिक को खुश रखो। जब एक प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के एक सदस्य को नियुक्ति करेगा और वही उसको हटा सकता है, तो चुनाव आयोग किसके हाथ में गया? प्रधानमंत्री के हाथ में।
1989 में या 1989 जब वीपी सिंह जी की सरकार थी, हम उसको सपोर्ट कर रहे थे, तब ये विषय आया कि नहीं, इसको मल्टी मेंबर में बनाया जाए चुनाव आयोग को। तब ये 3 मेंबरी आयोग की गठन हुआ और इन 3 को भी चुनने के लिए अकेले प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री भी शायद नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, स्पीकर होते हैं, ऐसे 3 लोगों की एक कमेटी ये उनको चुनती है ताकि उसमें राजनीतिक तौर पर निर्णय न कर सके। एक स्वतंत्र बॉडी है, ये स्वतंत्र बॉडी बननी चाहिए। ऐसे ही कई संशोधन कांग्रेस ने किए कि जुडिशियल जो काम काज का तरीका है, जो न्यायिक प्रक्रिया की जो प्रणाली हमारी है, उसको कैसे कमजोर किया जाए। एक संशोधन ऐसा भी हुआ जब उन्होंने कहा कि संविधान की किसी भी संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट जो है कार्रवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस प्रावधान को, जो संवैधानिक पीठ है, उसने रद्द किया कि नहीं, संविधान का मूल ढांचा है, इसको अगर बदलने के लिए कोई संशोधन करेंगे हम उसको उड़ा देंगे। और उसमें कई उदाहरण है इन संशोधनों में कि जब उन्होंने उनको उड़ा दिया। आपातकाल, अभी आपातकाल के समय भी देश के संविधान में लिखा हुआ है कि हर लोकसभा विधानसभा इसका कार्यकाल कितना होगा, कितना, 5 साल। उस समय के लोकसभा का कार्यकाल 6 साल किया गया। कोई प्रावधान था? नहीं था। और साथ में यह भी कर दिया कि कोई भी मुकदमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस खन्ना ने उनके चुनाव को अवैध कर दिया था। अवैध होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर उनको सिंहासन खाली करना था। खाली करने से पहले ही देश में इमरजेंसी लगा दी। देश की जनता इतनी जागरूक है कि जब अगला चुनाव हुआ तो देश की जनता ने इंदिरा गांधी के शासन को समाप्त करके, इंदिरा गांधी के शासन को समाप्त करना उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था ये जो इमरजेंसी का जो ये कंसेप्ट है, इसको नकारना। उसके बाद फिर संविधान में संशोधन करके कि अब देश में इमरजेंसी नहीं लग सकती, ये भी हो गया। एक बार जब हमारा समझौता चल रहा था, बातचीत चल रही थी 1996 के अंदर, चौधरी बंसीलाल जी से समझौते की बात थी। मैं उस समय संगठन मंत्री था हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का। तो एक बार व्यक्तिगत रूप से मैं और अकेले बैठे थे, लगा कि कुछ बातें इस मौके पर पहले कर लेनी चाहिए, बाद में विवाद बढ़ेगा, बढ़ सकता है। तो विषय क्या आया कि देखो, एक समय था आप एक खेमे में थे, हम दूसरे खेमे में थे, और अत्याचार के नाते जो काम आपने किया उससे हम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, वो था आपातकालीन 75-77। उस समय एक नारा चलता था कि इमरजेंसी के 3 दलाल, संजय, इंदिरा, बंसीलाल, ये चलता था। और मैंने उनको कहा, सबको पता है, उनको भी पता, हमको भी पता। मैंने कहा ये नारा जब चलता था तो उस समय आपका नाम उधर आता था, हम पीड़ित खेमे में थे। ये जब मीडिया बात पूछेगी तो क्या जवाब देंगे? एक जवाब घड़ लेते हैं, आप भी वही करना, हम भी वही करना, ताकि बात रफा दफा कर दें, क्योंकि हम समझौते में जा रहे हैं। तो छूटते ही कहते हैं, अरे भाई ईब तो संविधान में बदल हो गया, ईब की इमरजेंसी लग गए से। बात तो ठीक है, अब तो आगे लग ही नहीं सकती, बात खत्म। तो ये फिर बाद में संशोधन किया गया कि इमरजेंसी देश में एक अनार्किज्म पैदा करेगी। लोकतंत्र की बजाय किसी एक आदमी ने पकड़ करके कुछ भी कर दिया, अब देश में आगे लोकतंत्र खत्म, ये नहीं होगा। संविधान हमारा लोकतंत्र का रक्षक है। तो ऐसे बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं कि इन्होंने अपने ही हित के लिए जो संशोधन किए वो अपने हित के लिए। और जो 22 संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी के समय हुए, उसमें अधिकांश संशोधन समाज के हित के लिए हुए, और उसमें भी पीड़ित समाज, शोषित समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, बैकवर्ड क्लास, ये जो इतने कमीशन दलीप सिंह जी ने बताए अलग अलग करने का काम, ये हमारी सरकारों के समय हुआ।
चाहे बैकवर्ड कमीशन का गठन हुआ नेशनल लेवल पर, वो मोदी जी के समय हुआ। उस समय अटल जी के समय पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनका कमीशन अलग अलग बनाने का काम उस समय हुआ। देश में 33% महिलाओं का आरक्षण होगा, ये नरेंद्र मोदी जी के समय हुआ। बैकलॉग का विषय और प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये हमारे कार्यकाल में हुआ। 10% का ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। तो ये सारे के सारे, इसमें आधे से ज्यादा समाज हित में करने वाले काम ये उन संशोधनों के माध्यम से किए गए, ताकि दबा कुचला समाज जो मुख्य धारा से दूर है उसको मुख्य धारा में लाया जाए। हाँ, मुख्य धारा में आने के बाद फिर आवश्यकता नहीं है किसी को भी, उसमें भी कई चर्चाएं चल रही हैं कि जो समाज का वर्ग मुख्य धारा में आ जाए उसको उसमें बाहर कर सकते हैं। जैसे अब क्रीमी लेयर, बैकवर्ड क्लास की, अगर एक व्यक्ति, अब दिलीप सिंह जी के बेटों को रिजर्वेशन थोड़ी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए ना? अब ये प्रावधान होने वाला है, बैकवर्ड क्लास का तो हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अनुसूचित जाति में भी जो वर्ग एक लेवल पर पहुंच गया, जिसकी अच्छी आय होगी, अच्छे पढ़े लिख गए, सब हो गया, जो और इसका लाभ और किसी को नहीं मिलेगा, उसी समाज के गरीब तबके को मिलेगा। रिजर्वेशन तो ही है, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ मिलना किसको? जो समाज का गरीब व्यक्ति है। पहले जो रिजर्वेशन नहीं थी, ये 10% का लाभ उन्हीं को दिया गया कि हाँ, उनको जिनको रिजर्वेशन नहीं है, उनके भी तो गरीब बच्चे हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो उनको भी दो 10%। तो हमारा संविधान बहुत डायनेमिक है, समय की आवश्यकता के हिसाब से चलता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि संविधान खत्म हो गया या रिजर्वेशन खत्म हो गई। रिजर्वेशन रहेगी, जो पात्र है उसके लिए रहेगी। अपात्र व्यक्ति पात्र बन करके गलत लाभ उठाए, इसको संविधान रोकता है। इसको डॉक्टर अंबेडकर भी रोकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए। संपन्न व्यक्ति का अधिकार ये नहीं कि पहले सरकार की सेवाओं का लाभ संपन्न व्यक्ति उठाए, कमजोर व्यक्ति उठाए, उसके संविधान में से उसका निकलने वाला ये विषय है। मित्रों, आज संविधान के हिसाब से ये जो सरकारें चल रही हैं इस समय, भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेशों में, नई योजनाएं जितनी बना रहे हैं, हम उस संविधान की भावना के अनुरूप बना रहे हैं। हर किसी को उसका अधिकार, पारदर्शिता, समरसता, पंथ निरपेक्षता, कि किसी पंथ के आधार के ऊपर कोई बांट न की जाए। हमारे कांग्रेस के मित्रों ने तो धर्म आधारित और ये एक रिजर्वेशन का ये सिलसिला भी शुरू कर दिया। कर्नाटक में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि आरक्षण का अधिकार जहां अनुसूचित जाति को है, वहां मुसलमानों को भी मिलेगा और वर्गों को भी मिलेगा। जबकि संविधान वर्जित करता है, वो एक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में जो कमजोर है उसको तो देता है। धर्म आधारित, पंथ आधारित संविधान में आरक्षण वर्जित है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उधर चल पड़ी और उस नाते से उन्होंने ये सारा काम किया। इसी प्रकार ये जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण का विषय, प्रारंभ में इसके ऊपर कोई तैयार नहीं था। ये तो जब शुरू इसकी बात की काका कालेलकर ने, काका कालेलकर ने एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन कांग्रेस ने उसको, नेहरू सरकार ने उसको उस समय निरस्त कर दिया। फिर आरक्षण के ऊपर जब बात चली तो नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा और उस पत्र में मिल जाएगा हमको, सबको कहीं भी को लेना चाहे तो, उसमें आरक्षण के प्रति उन्होंने जो विरोध जताया, उन्होंने कहा कि यह आरक्षण जो है लोगों को असक्षम बनाएगी और असक्षमता के लिए हमको आरक्षण की ओर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और एक प्रकार से यानी ये जो हाशिए पर खड़े समुदाय, उनका ये तिरस्कार ये उन्होंने उस समय किया। ऐसे ही इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट
इसके क्रियान्वयन में देरी की। हमको बताया कि 1990 में मंडल आयोग का एक बहुत बड़ा आंदोलन और देश में खड़ा हुआ था। राजीव गांधी ने सितंबर 1990 में संसद में सबसे लंबा जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने यहां तक कहा कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को मूर्खों को प्रोत्साहित करने वाला, ये कहा। यानी ये शर्म की बात है कि समाज के एक वर्ग को वो मूर्खों के नाम से संबोधित कर रहा है राजीव गांधी, जो देश का प्रधानमंत्री रह चुका है उस समय। राष्ट्रपति शासन की बात, धारा 356 का दुरुपयोग कांग्रेस ने जो किया, और देश में 88 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 88 बार। और एक ही दिन में 1980 में, जिस दिन जनता सरकार हट गई, इंदिरा गांधी दोबारा से कांग्रेस में 80 में आ गई, तो उनको कोई अधिकार नहीं कि राज्य सरकारों के प्रति कुछ छेड़छाड़ करें। लेकिन चूंकि लोगों के द्वारा चुनी सरकार राज्यों में, केंद्र में जनता पार्टी की आई है, अगर केंद्र में जनता पार्टी की सरकार खत्म हो गई है और इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा आ गई है, तो बिना कुछ विचार किए हुए 7 राज्यों की और गैर सरकारी जो भी सरकारें थी, उनको एक ही दिन में बर्खास्त कर दिया गया। कोई अधिकार था? भाई जनता खरा बर्खास्त करे, दोबारा चुनाव होगा, जिसकी आए सो आए। लेकिन केंद्र में अगर सरकार परिवर्तन हुआ है तो राज्यों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना, ये कहां तक संवैधानिक है? ये दुरुपयोग उन्होंने किया। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी जी के समय एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ये होती थी, एनएससी, और उस समय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का जो रोल हो गया था वो कैबिनेट से भी बड़ा हो गया था। यानी कैबिनेट में फैसले बाद में आते थे, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में पहले हो जाते थे, और जो उन्होंने कह दिया समझो कैबिनेट का फैसला मान करके पेश कर दिया जाता था उसमें फाइनल। सरकार के ऊपर एक सरकार, ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के नाते से ये सब हुआ। शाबानो का केस आपको पता ही है। शाबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुस्लिम महिला को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए तलाक के बाद, लेकिन ये कहते हैं हमारे तो शरीयत लॉ में है नहीं। विवाद हुआ। आखिर इंदिरा गांधी जी ने एक संविधान संशोधन कराया, क्या शरीयत लॉ में जोड़ दिया जाए कि नहीं, मुस्लिम महिला को अधिकार नहीं होगा। यानी महिला विरोधी कह लें, वर्ग विशेष में आखिर 50% महिलाओं का अधिकार होता है। आप 50% महिलाओं को किस प्रकार से कुचला दबा जीवन, तिरस्कार का जीवन समाज में है। और वहीं मोदी जी हैं, वो कहते हैं ये 3 तलाक का कंसेप्ट ये खत्म कर दो, और मुस्लिम महिलाओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वरना तो पुरुषों के अधीन आकर के महिलाओं का नरकीय जीवन इस 3 तलाक में है। पुरुष को छींक आ जाए और उन्होंने कहा कि तुम रसोई के अंदर जो है मिर्चें जो है कूट रही थी, इसलिए मुझे छींक आ गई, इसलिए तलाक तलाक तलाक, और महिला से छुटकारा। इससे अपमानित जीवन हो सकता है क्या किसी हमारी बहन बेटी का? तो कितना बड़ा अंतर है। गिनाने को बहुत सी चीजें हैं मित्रों। आज इस समय पर इतना ही एक विषय रखा गया कि कांग्रेस के सरकार के संशोधन और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संशोधन, 14 संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुए। उसमें 33% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण, पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय आयोग संवैधानिक दर्जा, जीएसटी लागू करना, दल बदल विरोधी कानून और विधायी शक्ति के जो बताया गया कि 15% की सीमा करना, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से उनके कमीशन बनाना। तो ऐसे इस 14 में से गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संशोधन तो सीधे सीधे सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलने के थे। बाकी कहीं छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती हैं, कहीं तकनीकी संशोधन होते हैं, वो चलते रहते हैं। लेकिन समय समय पर किस प्रकार संशोधन किए गए, और आज जो ये कहा जाता है कि
ये सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी, बदलने का ना किसी को हिम्मत कर सकता, ना किसी को अधिकार है। तो आज तो मैं इतना ही कहूंगा कि देश का जो संविधान है ये हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है, और इस पवित्र ग्रंथ को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर जी का जो योगदान है, उस योगदान को भी हमको याद रखना चाहिए, समय समय पर उसके ऊपर भी अध्ययन करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी का यानी यहां तक इन्होंने एक सीमा तक शर्मनाक कार्य किए कि उनकी मृत्यु होने पर दिल्ली में दाह संस्कार के लिए स्थान नहीं दिया डॉक्टर अंबेडकर जी को, और उनकी बॉडी को मुंबई ले जाया गया, वहां जाके दाह संस्कार किया। इनका स्मारक नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद पंचतीर्थ नाम से जो अंबेडकर जी के साथ जुड़े हुए स्थान हैं, ऐसा पंचतीर्थों की कल्पना की गई। लंदन में जब वहां पढ़ने गए थे, जहां वो पढ़ाई कर रहे थे, जिस मकान में रहते थे, किराए पर रहते थे, उस मकान को खरीदा है सरकार ने, और खरीद करके डॉक्टर अंबेडकर जी का एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय इस रूप में उस स्थान जाना जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा का भाव जितना इस कार्यकाल में हुआ, पहले कभी नहीं हुआ था। और आज हम देश के निर्माताओं में अगर सबसे पहला स्थान इसको देना चाहेंगे, देश की आजादी अपने स्थान पर है, उसमें नरम दल गरम दल सब थे, बहुत लोगों का किसी का प्रत्यक्ष किसी का अप्रत्यक्ष योगदान था, उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे। लेकिन आजादी के बाद देश कैसा हो, सरकारों से भी ज्यादा अगर किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, तो वो थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर को हम किसी एक जाति से बांध के ना देखें, किसी एक जाति के लीडर नहीं थे वो सारे समाज के लीडर थे, समाज में कमजोर वर्गों के लीडर थे। और हां, कमजोर वर्ग ही नहीं, वो जो देश के निर्माता हैं या देश में जिनका आर्थिक योगदान है, उसमें भी अपनी भूमिका उन्होंने पूरी निभाई। देश का उद्योग कैसे हो, देश की आर्थिक स्थिति कैसे हो, इस पर भी उस समय उन्होंने पूरे विचार रखे हैं। वो विषय शायद उतना ज्यादा उभर करके आता नहीं है, लेकिन देश के अग्रणी नेताओं में मैं तो यहां तक कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। अगर उनकी जगह कोई इस बात का हकदार बन सकता है, किसी को आगे लाने की बात सोची जा सकती थी, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोच सकते थे, डॉक्टर अंबेडकर को सोच सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी की भूमिका कोई उससे कम नहीं थी। लेकिन चलिए, उनका निर्णय था, उस समय किसी ने बनना था, कोई बने। आज हम समाज के लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए आज के विषय के प्रति हमारा सब लोगों का जो दायित्व है वो यही है कि इतिहास की उन पन्नों में जाए, समाज कैसा हो, कैसा बनना चाहिए। हो सकता 4 कमियां आज भी हो, कोई भी चीज परिपूर्ण नहीं होता अपने आप में, कोई समय परिपूर्ण नहीं होता, कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, कोई विचार भी परिपूर्ण नहीं होता। ये सब चीजें डायनेमिक हैं। तो उस डायनेमिक विषय को लेकर के, ऐसे विचार को लेकर के हम सब भी हमेशा विचारों को खुला रखें, क्या ठीक है क्या गलत है। किसी राजनीति से बांधना नहीं है हमको भविष्य में आगे बढ़ना है। इस मामले में जो हमारे विचारवान विद्वान कैसा कैसा विचार रखते हैं, एक विचार आपको बताता हूं, आपको लगेगा ये कैसा विचार आया। वो कहा करते थे, देश हित पहले, पार्टी का हित बाद में। कांग्रेस हमेशा अपना हित पहले सोचती है, देश बाद में। और वो देश हित पहले, इसके लिए जैसे मोदी जी तो कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, लेकिन एक डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका एक किस्सा बताता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब जनसंघ के महामंत्री थे, अध्यक्ष बाद में बने, जब महामंत्री थे, उस समय मीडिया के एक मित्र ने पूछा कि लोग तो हर प्रकार के पार्टियों में आएंगे, देखा देखी स्वभाव बदलेंगे, विचार बदलेंगे, आज कांग्रेस जिस रास्ते पर जा रही है वो तो ठीक नहीं है,
जनसंघ बड़ी बड़ी बातें करती है, देश की, समाज की, राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की। प्रश्न काल्पनिक है कि अगर कल को जनसंघ में भी इसी प्रकार का वातावरण बन गया और आप उस समय महामंत्री रहेंगे, तो क्या आपका रहेगा स्टेप, क्या रहेगा, आप क्या करेंगे? बड़ा काल्पनिक प्रश्न है। उत्तर बड़ा सरल दिया उन्होंने। अरे उनका हमें चिंता नहीं, इस बात की चिंता नहीं है। पार्टी अगर रास्ते से भटक जाए तो चिंता क्यों नहीं है? मैं वो प्रश्न पूछ रहा हूं। उनका बड़ा सरल उत्तर दिया कि देखिए, जनसंघ हमारे लिए गाजर की बीन है। जब तक बजेगी बजाएंगे, जिस दिन बजनी बंद हो जाएगी इसको खा जाएंगे, नई गाजर लाके और बनाएंगे। व्यक्ति या संगठन, इससे ज्यादा महत्व हमारे लिए क्या है? देश हित, राष्ट्र हित। राष्ट्र है तो सब कुछ है। राष्ट्र की सांस्कृतिक विचारधारा, राष्ट्र का हमारा जो विरासत, उन चीजों को आगे बढ़ाना, उसके ऊपर अपना जीवन खड़ा करना, ये हमारा विचार होना चाहिए सबका। आज के इस विषय में मैं समझता हूं दिलीप सिंह जी ने बहुत कुछ कहा, जो कुछ मुझे ध्यान में आया मैंने भी आपके सामने रखा, लेकिन विषय बहुत है, अपार है, और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।